नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि दरअसल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में चल क्या रहा है, और जो चल रहा है, जिस तरीके से वाक युद्ध दोनों नेताओं में हो रहा है, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि दो दलित के बड़े नेताओं में होड़ मची है कि बिहार में कौन बड़ा नेता है। क्योंकि जब भी मौका पड़ता है जीतन राम मांझी उनको लताड़ देते हैं, कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हैं, और फिर चिराग पासवान की तरफ से करारा जवाब दिया जाता है। क्या समझा जाए कि जीतन राम मांझी को यह लग रहा है कि चिराग पासवान को एनडीए में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? क्या जीतन राम मांझी को यह भी लग रहा है कि इस तरीके से चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दी गई तो उनका कद छोटा हो जाएगा? दरअसल जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि उन्हें 30 से 40 सीटें चाहिए। सवाल यह उठता है कि 30 से 40 सीटों पर लड़ने की उनकी राजनीतिक हैसियत है क्या? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ाया गया, वहीं चिराग पासवान और उनकी पार्टी को 5 सीटें आवंटित की गई। पशुपति पारस को कुछ भी नहीं दिया गया। तो एक बात तो बहुत साफ हो गया कि बीजेपी, जो गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, वो चिराग पासवान को ही एलजेपीआर मतलब दिवंगत नेता रामविलास पासवान की असली विरासत मानती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह की लड़ाई दोनों में मच रही है, उसके कोई मायने निकाले जाने चाहिए क्या? क्या सवाल यह उठ रहा है कि दोनों साथ लड़ेंगे तो महागठबंधन में, माफ करिएगा, एनडीए में एकजुट होकर के कैसे लड़ेंगे? और इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो क्या एनडीए एकजुट कहा जाएगा? सवाल कई हैं जिनके जवाब हम आपको बताएंगे कि दरअसल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच लड़ाई किस बात की है। दरअसल ये किसी के शह पर हो रहा है। जीतन राम मांझी किसके शह पर चिराग पासवान पर आक्रमण कर रहे हैं? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको देंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। जी ने एक बयान दिया है चिराग पासवान को लेकर के, कहा है कि जो लोग कहते हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, वो अभी नासमझ है। कैसे देखते हैं इस बयान को? आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। चिराग पासवान जी ने पिछले अपने 1 साल के कार्यकाल में मखाना बोर्ड हो, भारत का तीसरा निफ्टम बिहार में ले आया है, 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लाया है, 2000 से ज़्यादा रोजगार यहाँ पर सृजित किए हैं, जातीय जनगणना केंद्र में कैबिनेट में रहते हुए उन्होंने पास कराया है। लेकिन इसके बावजूद भी मांझी जी के अपितु उनके पास अनुभव की कमी है, उम्र की कमी है, अनुभव की कमी है, और साथ ही साथ इस बात की भी कमी है कि जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा देकर के मैदान छोड़ गए थे, ये अनुभव की भी कमी चिराग पासवान जी में है। देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दरार है, और एनडीए के किसी भी घटक दलों में, चाहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बाकी जहाँ कुछ जिन बातों की आप लोग चर्चा करते हैं, तो भाई मुद्दा जनित कहीं कहीं कुछ विरोध तो स्वाभाविक तौर पे होता है, चूँकि गठबंधन है, एक दल नहीं है, कई दल हैं, सभी दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, और कॉमन मिनिमम एजेंडे के साथ सरकार चलती है या गठबंधन चलता है। लेकिन जहाँ कहीं भी कुछ मुद्दा जनित कोई आपस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की जो बात है, उसको मिलजुल कर सॉर्ट आउट किया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। चाहे मांझी साहब ने कुछ कहा हो, चाहे आपने चिराग पासवान जी की प्रतिक्रिया देखी हो, कोई ऐसी तलखी आपको नहीं दिखेगी कि दोनों दलों के बीच में कोई बहुत बड़ा विषय है। इसको बेवजह का तूल देना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। ऑल इज वेल है। नहीं, मैं अक्सर ऐसा देखता हूं कि जीतन राम मांझी बोल जाते हैं और उनके पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता कहते हैं ऑल इज वेल, बट ऑल इज वेल तो कहीं दिखता नहीं है। अगर ऑल इज वेल होता तो फिर क्यों अरुण भारती कह रहे हैं कि जो विश्वास प्रस्ताव फेस किए बगैर मैदान छोड़कर के भाग गए थे जीतन राम मांझी, और इस तरह का अनुभव चिराग पासवान के पास नहीं है। इस तरह की बात करना और जिस तरीके से कटाक्ष अरुण भारती ने किया है, उसका मतलब तो साफ दिखाई पड़ता है कि चिराग की पार्टी जीतन राम मांझी के बयान से, उनके रवैये से कई बार नाराज हुई है। और दरअसल जीतन राम मांझी बयान खुद दे रहे हैं या कोई दिलवा रहा है?
क्या चिराग जिस तरीके से कभी कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो एनडीए के बीच में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। चिराग के रवैये को लेकर के कंफ्यूजन है। चिराग क्या कुछ और कर सकते हैं, और इसलिए जीतन राम मांझी को आगे करके उनको बयान दिलवाया जा रहा है, क्योंकि एक दलित नेता ही अगर दूसरे दलित नेता को घेरता है तो बात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। दरअसल ये चल क्या रहा है अंदर खाने एनडीए में, सब कुछ ठीक है, हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं नंदलाल मांझी हैं। मांझी जी, आपका बहुत स्वागत है। ये प्रवक्ता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं। एलजेपीआर के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह हैं, आपका भी बहुत स्वागत है विनीत जी। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हैं। तो विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं मांझी जी आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल बात आपने ही शुरू की है, उसका जवाब चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा दिया गया है, अरुण भारती ने दिया है। आपके नेता कई बार बहुत कुछ बोल चुके हैं और उसके बाद फिर आप लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, मतलब आग लगाते हैं, चिंगारी लगाते हैं और फिर कहते हैं नहीं, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर एक केंद्रीय मंत्री के लिए आपके नेता क्यों कहते हैं कि अभी उम्र की, अभी अनुभव की कमी है, जो करता है वो बोलता नहीं है। और ऐसे कई हैं। कोटा विदिन कोटा के मसले पर भी आप लोगों में आपसी रंजिश था, वो भी सार्वजनिक हो गया। तीसरी बड़ी बात कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, उसमें भी आपके नेता संयोजक का दर्द बाहर आया था कि अरे हमें राज्यसभा सीट नहीं दी गई, तब भी हम चुप रहे, गठबंधन के साथ बंधे हुए हैं, हमारा भी जनाधार कम नहीं है, हमें भी 30-40 सीट चाहिए, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं करते। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में, और जब ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, फिर आप क्या करते हैं, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे। ये एग्रेसिव और डिफेंसिव का खेल क्यों खेल रहे हैं आप, नंदलाल मांझी जी? देखिए पंकज जी, जहाँ तक हम लोग मांझी साहब का बयान सुने हैं, या फिर आदरणीय हमारे गठबंधन के नेता हैं चिराग पासवान जी हैं, हम लोग ने सभी को सुना है। कहीं से किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी कहीं न कहीं गार्जियन स्वरूप है। काहे बगाहे कुछ मौकों पर वो जो है से अपने जो उनके चिराग पासवान जी हैं उस पर कहीं ना कहीं वो राय शुमारी देते रहते हैं। इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके पुत्र के समान है मांझी, ये चिराग पासवान जी। तो और रही बात मांझी जी के बयानों का, तो मांझी जी, आप जहाँ तक मुझे पता है, आप लोग ने भी देखा होगा कि वो हमेशा बेबाक हैं और स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं बिहार की राजनीति के संदर्भ में। और जहां तक उनको उचित लगता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ बातों को रखते आए हैं, लेकिन इस पर अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। गार्जियन स्वरूप है और उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के ही एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, हम लोग सब एक साथ चल रहे हैं। और हम लोग ने तो कहा कि भाई चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं बिहार में एक जो प्रवाह हुआ है ऊर्जा का, उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। तो गठबंधन के जितने भी हैं दल हैं, सबकी एक अपनी अलग विचारधारा है, और सभी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, जितने भी दल हैं, सबका अपना एक मैनिफेस्टो है। सभी अलग अलग विचारधारा को लेकर के कहीं न कहीं राजनीति कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मांझी जी, मैंने 2 दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इंटरव्यू किया था और मेरे साथ जुड़े थे जैसे आप जुड़े हैं स्टूडियो में, तो मैंने उनसे पूछा था, वो भी चिराग जी के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कुछ ऐसी बातें करते हैं, और मैं जीतन राम मांझी जी को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, कई बार मैं उनके घर गया हूँ, कई बार मैं मंत्रालय में मिला हूँ, तो उनकी राजनीति को भी जानता हूँ, समझता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेबाक बोलते हैं, पर यह बेबाकी कई बार उनकी परेशानी का सबब भी तो बनता है। आपके नेता ने बेबाकी में ये तो कहा ना कि चिराग जी के पास अनुभव की कमी है, और पलट के जवाब क्या मिला अरुण भारती जी द्वारा कि विश्वास मत को फेस करने की बजाय वो रन छोड़ करके भाग गए, मैदान छोड़ करके भाग गए, इतना अनुभव उनके पास नहीं है। तो क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर दोनों तरफ से आते हैं तो
तो आपको नहीं लगता खटास है कहीं ना कहीं, दर्द है, तकलीफ है, और तभी टाइम टू टाइम ये दोनों चीजें बाहर आ रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कुछ बात नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जिसमें हम तो पहले भी बोले आपसे कि जितने भी दल हैं सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है, सब लोग अपनी अपनी भाषा रखते हैं। और जब गठबंधन में रहते हैं तो सबका सुर भी अलग अलग निकल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब जितने भी दल हैं, चाहे मांझी साहब हो, तो मांझी जी कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की मुखालफत करती है, उनकी आवाज को उठाती है, मुखर होकर के उनकी आवाज को उठाते आई है हमेशा। तो कहीं न कहीं इन सब चीजों को लेकर के मांझी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि कहीं न कहीं सबको मौका मिलना चाहिए, बढ़ने का आगे अवसर मिलना चाहिए। यही सब बात को लेकर के चले हैं। कुछ बातें हो सकती है कि ये सलाह स्वरूप कह सकते हैं या फिर पिता स्वरूप कह सकते हैं कि कुछ गाहे बगाहे कुछ मौकों पर उन्होंने बात रखी है, तो इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। मांझी जी ने जो कहा है उसको भी अंगीकार करके देखा जाए। कहीं ना कहीं कुछ बातें तो है, उसको भी तो हम लोग को समझना चाहिए। यही बात चिराग पासवान जी को बेटे के रूप में उनको कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किया है। इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं। चलिए, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान ने कैसे लिया है इसको हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर विनीत सिंह से पूछूंगा। विनय जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को दशकों से देख रहे हैं, तो वो भी बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अनुभव आप देख रहे हैं, आदरणीय मांझी जी मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी उम्र और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती, और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो, तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर, और अगर कभी विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि इन बयानों को का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए, तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर। कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोग के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ हैं, और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका ज़रूर चाहूँगा। नहीं तो विनीत जी, आपने सुना, कोई दरार नहीं है, ये सच बात है या सीटों की लड़ाई है? आपको लगता है कि आपके नेता के खिलाफ मांझी जी से कोई बुलवाता है? क्योंकि आपके नेता का स्टेटमेंट भी बार बार बदल रहा है। कभी कहते हैं बिहार से लड़ेंगे, कभी कहते हैं बिहार के लिए लड़ेंगे, कभी कहते हैं 243 सीटों पर लड़ेंगे, फिर वो कहते हैं कि एनडीए के हिस्से के रूप में लड़ेंगे। दरअसल वो चाहते क्या है? जब उनसे पूछा जाता है कि क्या बिहार से आप लड़ेंगे, तो कहते हैं कि नहीं, बिहार के लिए लड़ेंगे। तो मतलब कई निकाले जा रहे हैं। दरअसल क्या चिराग पासवान बड़ी चतुराई से अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं, और जीतन राम मांझी को यही खराब लग रहा है कि भाई मेरी भी हैसियत है, मेरा भी मांझी का समर्थन इतना है, मुझे कम क्यों आंका जाता है और चिराग पासवान को ज़्यादा क्यों आंका जाता है? पंकज जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपने एक सांस में ही कई सवाल पूछ लिया है, मैं कोशिश करूंगा क्रमवार तरीके से उत्तर देने का। देखिए, एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है। ये गठबंधन में 5 घटक दलों का गठबंधन है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, उसको हम लोग संभाल लेंगे। बस मानिए मांझी जी से ये निवेदन है कि ये कई बार ऐसा हो चुका है, तो ये वन ऑफ द काइंड नहीं है, ये एक आदत बन गई है, उससे बचना है हम सबको, क्योंकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इससे मर्माहत होते हैं और फिर हमें जवाब देना पड़ता है। आपको चिराग पासवान जी को कोई ये कह दे कि वो अनुभव की कमी है, तीसरी बार के सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे 3 राज्य में, मतलब झारखंड, नागालैंड में हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं,
तो मुझे लगता है कि और प्लस आप देखिए इनकी नहीं, पृष्ठभूमि क्या पर है। यही बात है ना, बड़ी पार्टी के रूप में आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं मांझी जी, यही तो प्रॉब्लम है ना। पंकज भाई, अगर सूर्य ना निकले तो हम ये मान लें कि सूर्य नहीं है, तो ये तो अतिशयोक्ति होगी ना, ये तो गलत होगा ना। हमने कहा कि कोई भी नेता बड़ा कब होता है, उसका जब जनाधार या चुने हुए प्रतिनिधि उसके आते हैं। मैं किसी का कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बयान देने से विपक्ष को मौका मिल जाता है और फिर एनडीए कमजोर प्रतीत मालूम चलता है। चुनाव का समय है, क्या हम सब ये सब लिबर्टी विपक्ष को दे सकते हैं? मुझे लगता है कि नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मांझी जी भाई सम्मानित है हमारे, और हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी के समकक्ष रहे हैं, तो पिता तुल्य तो बिल्कुल है, लेकिन पिता जब नसीहत देता है तो कभी कभी तारीफ भी करता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना है कि मांझी जी ने कभी चिराग पासवान जी की तारीफ की। देखिए, चिराग पासवान जी ने पार्टी टूटने के बाद अपने बलबूते पे जो भी हासिल किया है, तो दोनों का समावेश होना चाहिए था, नसीहत का भी और तारीफ का भी। वो नहीं देखने को मिलता है। अब आते हैं जहां तक कि चुनाव, आपने कहा कि चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। देखिए, हम सब चाहते हैं, बिहार की जनता भी चाहती है, क्योंकि युवा जोश है, अनुभव की भी कमी नहीं है कि बिहार में आए, क्योंकि बिहार को जरूरत है उनके जैसे नेता को। हमने संसदीय बोर्ड ने प्रपोजल भी भेजा है, हमने आमंत्रित भी किया है, लेकिन निर्णय लेना उन्हीं का है कि वो कहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि हम सभा कर रहे हैं, जैसे हमने शाहबाद में किया, राजगीर में किया, तो हमारी मंशा बस केवल अपने आप को मजबूत करने के लिए नहीं है पंकज। हम चाहते हैं कि एनडीए के पांचों घटक दल का हाथ मजबूत हो, जो जहां से लड़े उसमें हमारी सहभागिता हो उनको जिताने में। इसलिए चिराग पासवान जी ने कहा कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, वहां पर लड़ेंगे। मैंने आपको इसका उत्तर दे ही दिया कि चिराग पासवान जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो मांझी जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े हैं तो थोड़ा सा इस चीज को समझना उनको पड़ेगा। नहीं, जी। मांझी जी से बैर नहीं है, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जिसमें बैर तो दिखाई पड़ता है ना। और बैर वो दिखाई पड़ता है कि कोटा विद इन कोटा पे आप दोनों अलग थे, आप एनडीए से अलग रास्ते लेकर के चल रहे थे, मांझी जी एनडीए के साथ थे। जहां तक सवाल है, दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी, मांझी जी पशुपति पारस के घर चले जाते हैं, और ये बात भी चिराग पासवान को पसंद नहीं आती है। मांझी जी ने ये कह दिया अनुभव की कमी है, तो आपके नेता ने ये कह दिया कि मांझी जी रणछोड़ दास हैं। तो ये डिफरेंसेस तो है ना। चलिए, अब दोनों नेता बोल जाते हैं और उसके बाद फिर आप लोग जो है पैचअप दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऑल इज वेल विद इन एनडीए, पर कहीं ना कहीं ये तो दिखता है कि दो बड़े दलित नेता में आगे बढ़ने की होड़ है कि मेरा जनाधार मजबूत या मेरा जनाधार मजबूत, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं बाहर आती हुई दिखाई पड़ती है। डॉक्टर विनीत सिंह। नहीं जी जी पंकज जी, एक बात मैं पहले बता दूं कि भले हम एनडीए के गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हम कुछ मुद्दों पे इस गठबंधन के हिस्सा हैं, जिसमें कि बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन हमारी सोच, जैसा हमने राजगीर में कहा था, कि हम बहुजनों की बात करते हैं और बहुजन के साथ सर्वजन की भी बात करते हैं, जो कि हाशिए पे, एक जाति की बात नहीं करते। तो ये कहना कि कौन बड़ा नेता है, दलित नेता है, मुझे लगता है इंग्लिश में कहावत है, मोर द मेरियर। जितने लोग दलितों के लिए काम करेंगे, जो लोग हाशिए पे उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए बेहतरी होगी। और मैंने बता दिया कि पार्टी का जनाधार ही निर्णय करता है कि आपकी पार्टी कितनी बड़ी है। दूसरी बात, मांझी जी का पशुपति पारस के पास जाना, ये उनका कॉल है, उस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, वो भी एनडीए के गठबंधन के घटक दल है। तो ये सब चीज थोड़ा बहुत ऊंच नीच, जैसे हमने कहा कि चलते रहता है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। लेकिन विपक्ष अगर सोचता है कि इस चीज का फायदा उठा के मजा ले लिया जाएगा, तो मैं उनको निराश करना चाहूंगा कि ये उनकी बड़ी गलतफहमी है। नहीं, आप निराश करिए, आप निराश करिए, आपको ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि आप लोग एक साथ मिलकर के लड़ें। विनय जी, कुछ ना कुछ कड़वाहट तो है और समय समय पर यही तो बाहर आता रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपको लगता है कोई कड़वाहट नहीं है? देखिए, मांझी जी बहुत सीनियर लीडर हैं और मांझी जी उम्र में रामविलास पासवान से भी बड़े थे। लेकिन रामविलास पासवान बड़े नेता देश के थे, बड़े दलित नेता और बड़े समाजवादी नेता के रूप में रामविलास पासवान की पहचान थी। और मांझी जी लंबे समय तक बिहार की राजनीति करते रहे और सौभाग्य से नीतीश कुमार के कारण उनको मुख्यमंत्री की भी कुर्सी मिली। तो मांझी जी के मन में भी
कहीं न कहीं भाव रहता है कि भाई हमको जो और होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मांझी जी की पार्टी का विस्तार बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। लोक जनशक्ति पार्टी का जहां तक सवाल है, तो रामविलास पासवान ने इस पार्टी को 2000 में खड़ा किया। रामविलास पासवान पैन इंडिया लीडर थे। जब रामविलास पासवान पहली बार 69 में एमएलए बने, तो उस समय मांझी जी की राजनीति में कोई बहुत पहचान नहीं थी। मांझी जी 1980 में पहली बार विधायक बने और तब तक रामविलास पासवान 77 में वर्ल्ड रिकॉर्ड वोट से जीतकर पार्लियामेंट के मेंबर बन गए और फिर उनकी पहचान देश स्तर, देश और विदेश में हो गई रामविलास पासवान की। तो कहीं न कहीं मांझी जी को ये भाव रहता है कि हम उस दौर में हम पिछड़ गए, क्योंकि उम्र में ये बड़े थे। इनकी पैदाइश थी ये 1944 के पैदाइश है और रामविलास जी 46 के 5 जुलाई 1946 को, इसी 5 जुलाई को जन्मतिथि है रामविलास पासवान जी का। तो कहीं न कहीं ये भाव उनके मन में रहा। और जहां तक अब का सवाल है वर्तमान परिस्थितियों का, तो मांझी जी के पुत्र भी बिहार में मंत्री हैं, लेकिन जो चिराग पासवान की लोकप्रियता है देश स्तर पर, उसके सामने मांझी जी के पुत्र की लोकप्रियता नहीं है। मांझी जी के पुत्र की अगर कुछ लोकप्रियता है तो बिहार में, जबकि चिराग पासवान आज बड़ा चेहरा है और समाजवादी आंदोलन की भी बड़ा चेहरा कह सकते हैं, दलित राजनीति के बड़ा चेहरा कह सकते हैं, और एक पोस्टर बॉय के रूप में चिराग पासवान ने अपने को स्थापित किया है। आज जहां जाइए, अगर चिराग पासवान के साथ अगर आप घूमिए तो देखिएगा सेल्फी लेने वालों की होड़ हो जाती है, चाहे वो एयरपोर्ट पर जो कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर जो कर्मचारी काम करते हैं, चाहे आम लोग। नहीं, वो एक चिराग देखिए पासवान के प्रति देखिए आकर्षण है। तो कहीं न कहीं मांझी जी को विनय जी सेल्फी लेने के लिए तो कई बार बहुत लोगों के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन वोट उनको मिल नहीं पाता है। पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं चिराग पासवान को छोटा नेता कह रहा हूँ। चिराग पासवान बड़े नेता हैं, यंग हैं, उनका चार्म है, लोग पसंद करते हैं, वो सारी बात है। पर मांझी जी का भी तो एक कंसर्न है। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजय कुमार, पंकज जी, मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद संजय जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ और जो बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी देश और दुनिया की अभी सबसे बड़ी पार्टी है और जो दुनिया के अभी सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने तो तय कर दिया कि बिहार में किसकी क्या हैसियत है। मांझी जी को 1 सीट मिला, चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिला लोकसभा में। तो उन्होंने तो एक तरह से तय कर दिया है पैमाना कि किसकी कितनी ताकत बिहार में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यही आधार असेंबली चुनाव में भी बनेगा बिहार में। तो कहीं न कहीं इससे मांझी जी के मन में कहीं न कहीं है घबराहट है। नहीं, पर ये मैं यही तो सुनना चाह रहा हूं। पर उनका काउंटर लॉजिक भी है ना डॉक्टर संजय। काउंटर लॉजिक मांझी जी का ये है कि भाई मेरे विधानसभा में सदस्य ज्यादा है ना, लोकसभा में आपने 1 सीट दिया, 1 पर हम जीते, और विधानसभा में मेरे सदस्य ज्यादा हैं। चिराग पासवान की पार्टी के सदस्य 1 भी नहीं है, 1 जीत करके आए थे, वो भी जेडीयू में चले गए, और वो जीते भी थे तो 333 वोट से जीते थे। डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता कि यही कंसर्न कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में तकरार की वजह बनती है? नहीं, ठीक है, राजनीति में परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और परिस्थितियों में भाई चिराग पासवान जी तो अलग अकेले पड़ गए थे। पशुपति कुमार पारस के साथ इनके सांसद चले गए थे, फिर परिस्थितियां इनके प्रति आई और इनके हिस्से में 5 सीटें आ गई, पशुपति कुमार पारस पैदल हो गए। तो परिस्थितियों के हिसाब से कब कौन कहाँ हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और रह गई बात कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्ट्राइक रेट की बात कहेंगे तो 5 सीटें मिली चिराग जी को, 5 जीत गए। जीतन राम मांझी जी के हिस्से में 1 सीट आई, वो 1 जीत गए। तो अगर 100% स्ट्राइक रेट कहिएगा तो वहां कहाँ वो कमजोर है। जहां तक मांझी जी को कितनी सीटें एनडीए में मिली थी, 4 जीत करके आ गए। 135 सीट पर चिराग जी लड़े, 1 जीत पाए।
तो चीजें ऐसी नहीं होती है, चीजें होती हैं परिस्थितियों के अनुसार। अब कल चूंकि अरुण भारती जी का जो ट्वीट आया, उस ट्वीट ने थोड़ा सा मामला को और गर्मा दिया। वो 2015 में जिस तरह से जीतनराम मांझी, उसके पहले जो इस्तीफा लिया गया उसके पहले, उसको लेकर के कहा कि चिराग पासवान ऐसे नहीं है कि वो जीतनराम मांझी की तरह अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। ये सब कहने नहीं, की मतलब जरूरत अरुण भारती जी ने तो उनको रणछोड़ दास साबित कर दिया ना। मांझी जी, आप प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, नंदलाल मांझी हमारे साथ है। अरुण भारती ने तो कह दिया कि जीतनराम मांझी रणछोड़ दास हैं, लड़ने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए पंकज जी, हम तो कहना चाहेंगे, मांझी जी पर जो व्यक्ति टीका टिप्पणी कर रहे हैं या कोई बोल रहे हैं, तो उनकी जितनी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा तो वह सदन के सदस्य रह चुके हैं। और मांझी जी का राजनीतिक अनुभव अगर कहा जाए तो आदरणीय जो चिराग पासवान जी हैं, उनसे तो कोई कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं। रामविलास पासवान जी के साथ में जो सानिध्य में रह करके राजनीति किए हैं और कहीं न कहीं उनके साथ में रह करके काम किए हैं, तो जब उनके पिता के साथ में रह के काम किए हैं, उनसे आगे अधिक किए हैं, तो इसमें कोई टीका टिप्पणी करता है तो हमको लगता है वो नादानी है, उनको वो उन सब चीजों से अनजान है। और रही बात हमारी पार्टी का हैसियत की, तो हमारी पार्टी का जितना भी एनडीए में अगर हमको सीट मिला है, तो हमारी पार्टी भी स्ट्राइक रेट में कहीं से कमतर नहीं है। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने तो यही कहा, यही चीज को तो बार बार वो दोहरा रहे हैं कि भाई आप जो पिछला बार में हम लोग के साथ वार्ता हुई थी कि हम लोग को 2 राज्यसभा मिलेगा और 2 एमपी सीट मिलेगी, अगर अधिक सीटें अगर एमपी का मिलता तो हमारा स्ट्राइक रेट भी 100/100 रहता और आज भी 100 है। और आप विधानसभा चुनाव को देखें तो विधानसभा चुनाव में 7 सीट हमको टोटल मिला था। 7 सीट में हम लोग ने 4 सीट जीत करके आज हम विधानसभा के सदस्य भी हैं। और 1 सीट हमको एमपी में मिला, हम लोग ने उसको भी जीत करके उसको दिखाया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं जनाधार में, कहीं न कहीं बिहार के लोगों में स्वीकारता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की बड़ी है, कमतर नहीं हुई। और उसको अगर जितना अधिक से अधिक हम लोग उसको बढ़ाने का काम करें, उसको अगर मौका देने का काम करें, तो कहीं न कहीं हम लोग जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उसको और तेजी से साकार करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को तो लेकर के आदरणीय हमारे श्री जीतन राम मांझी जी ने तो हमेशा उठाते आया है, तो इनको सोचने समझने की है, इसको कहीं दूसरे वे में लोग लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम एनडीए का पार्ट है और एनडीए की मजबूती के लिए हर कदम, हर सुझाव देना कहीं न कहीं हमारे नेता उचित नहीं समझते नहीं, हैं। वो पार्ट आप नंदलाल मांझी जी, आप पार्ट हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। पर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी ना इमामगंज से। चिराग पासवान तो कभी नहीं आए कैंपेन के लिए, और इस मुद्दे को कोई और नहीं उठाया, इस मुद्दे को आनंद मोहन ने उठाया जेडीयू में रहते हुए। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान इसलिए नहीं आए क्योंकि एक पासवान उम्मीदवार खड़े थे, या जीतन राम मांझी से उनको दिक्कत थी, और उसके बाद बहुत तरह की समस्या होने लगी। ना देखिए पंकज, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग ने भी उनसे संपर्क किया था, चिराग पासवान जी से। अति व्यस्तम कार्यक्रम के वजह से वो नहीं आ पाए थे, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यकर्ता, उनके जिलाध्यक्ष हम लोग के साथ लगातार काम कर रहे थे और हम लोग ने उनको धन्यवाद भी दिया है कहीं न कहीं। हाँ, लेकिन एक चीज थी कि अगर चिराग पासवान जी हमारे यहाँ आते उपचुनाव में इमामगंज में, तो जो मतों का अंतर था कहीं न कहीं वो बढ़ता और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव जीतते। हम लोग ऐसे यहाँ पर लगभग 3600 वोटों से जीते हैं। लेकिन अगर वो हमारे साथ रहते, उनका एक रहता, तो उनका एक अलग क्रेज है, लोगों में उत्साह है और कहीं न कहीं युवा है, कहीं न कहीं लोग नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे बात को कंप्लीट करने दीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने भी कई मंचों पर इस चीज को उठाया कि चिराग पासवान जी अगर एनडीए में है, गठबंधन में है, तो गठबंधन धर्म का पालन करने की जरूरत है।
व्यस्तम कार्यक्रम से भी निकाल करके समय अगर आप दे तो कहीं ना कहीं हम लोग और बेहतर ढंग से चुनाव को जीत सकते थे और बेहतर तरीके से रख सकते थे। इसमें कोई किंतु परंतु लेने की जरूरत नहीं है। जो उनके अंदर था उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात रखा। स्पष्ट रूप से गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो पाया। डॉक्टर विनीत सिंह, कुछ गड़बड़ तो है आप दोनों के बीच में, कुछ गड़बड़ तो है। भले ही आप इसको ऑफिशियल मत करिए, औपचारिक तौर पर कहने से हिचकिचाइए, पर कुछ गड़बड़ तो है। अब देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी की एक नेता चुनाव में खड़ी होती हैं, और वो सिर्फ पार्टी की नेता नहीं है, वो उनकी बहू हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है, और उनके चुनाव में आपके नेता जाते नहीं हैं। और ये सवाल जेडीयू के भी नेता उठाते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है डॉक्टर विनीत सिंह, वो जरा साफ करें। पंकज जी, मैं फिर से कहूंगा, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए, जहां तक बात रही है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कार्य पहले से ही निर्धारित थे, और लेकिन इसके अलावा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गए थे और बाकी कार्यकर्ता गए थे, और इस बाबत जीतन राम मांझी की बहू ने धन्यवाद भी दिया था कि चिराग पासवान जी का संपूर्ण सहयोग था, जिसके कारण हमारी जीत सुनिश्चित हुई है। तो ये बात, ऐसा तो है नहीं कि वो सीट हम लोग हार गए हैं। तो चिराग पासवान ने हर चीज क्लियर कर दिया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ उनका प्रायर कमिटमेंट था, इसलिए वो नहीं कर पाए। जहां तक आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हम दोनों में कुछ भी रिफ्ट है, मैं फिर से कहूंगा पंकज भाई कि कोई रिफ्ट नहीं है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता रहता है, थोड़ा हम कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा वो कंट्रोल कर लेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। नहीं तो मतलब अभी कंट्रोल से बाहर चीजें नहीं गई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? कंट्रोल से बाहर कभी भी चीजें नहीं गई थी, और जो आदमी दूरदर्शी होता है, समझदार होता है, इन चीजों को समझता है, और कंट्रोल से बाहर जाने से पहले ही रोक लेता है। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, इस बात को समझते हैं। ये आफ्टर ऑल हम एनडीए परिवार के ही हिस्सा हैं, विपक्ष को हराना है, 225 सीट से ऊपर लाना है, तो इसलिए इन सब चीजों को भूलना होगा। लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा मांझी जी को कि अब समय आ गया है कि अब ये टीका टिप्पणी और तंज कसना बंद कर देना चाहिए। नहीं, चलिए, लेकिन सवाल यह है कि सीटों की दावेदारी को लेकर के भी तो प्रतिस्पर्धा है ना विनय जी। सीटों की दावेदारी को लेकर के भी तो प्रतिस्पर्धा है। जैसे ठीक है, लोकसभा में आप बीजेपी ने कम सीट दे दिया, मांझी जी एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन विधानसभा में तो वो कह रहे हैं ना कि भाई हमारे 4 एमएलए हैं, और अभी तो नंदलाल मांझी ने कहा 7 दिया गया था, 4 जीते, तो अगर हमें ज्यादा सीटें मिले तो एनडीए और मजबूत होगा। तो सीटों को लेकर के भी तो प्रतिस्पर्धा है, उसको कैसे देखते हैं आप विनय जी? नहीं, देखिए, जो पंकज भाई, हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए ना, ये तो गठबंधन के लिए बेहतर है। नहीं, पर ये हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में बड़ा थिन लाइन है डॉक्टर विनीत सिंह। कई बार ये हेल्दी अनहेल्दी दिखने लगता है। विनय जी, कई बार ये हेल्दी अनहेल्दी दिखने लगता है। नहीं, आप जो पंकज जी जो बात कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसकी पीड़ा जीतन राम मांझी में है। मांझी जी बड़े नेता हैं, बुजुर्ग हैं, 80 प्लस के हैं, 80 से ज्यादा उनकी उम्र, 81 साल के मांझी जी हैं। तो उनको लगता है मन में कि चूंकि मुख्यमंत्री भी जब बने तो उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया गया, बीच में ही हटा के नीतीश कुमार ने चुनाव, फिर मुख्यमंत्री बन गए थे 2000। वो मांझी जी उस समय भी चाहते थे कि 15 के चुनाव तक हमको कंटिन्यू किया जाए। तो कहीं न कहीं मांझी जी की इच्छा जो रही है वो पूरा नहीं हो पाया। और पिछला अगर विधानसभा चुनाव को भी आप देखेंगे, जिसमें मांझी जी को 7 सीट मिला था, उस समय भी जो लोग जानकार लोग हैं, लोजपा को 16-17 सीट देने की बात थी, लेकिन चिराग पासवान उस समय भी तैयार नहीं हुए कि भाई मेरी पार्टी को आप इतना कमत्तर मत आकिए। और तब उन्होंने फैसला लिया कि हम अकेले लड़ेंगे, और 135 से ऊपर सीटों पर वो चुनाव लड़े बिहार में। ठीक है, उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन एक पार्टी का प्रचार और प्रसार हुआ। जब आप लड़ाई लड़ते हैं और पूरे बिहार की लड़ाई लड़ते हैं, तो पूरे बिहार में पार्टी का संगठन मजबूत होता है, पार्टी का। और जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी रांची में, जिसमें चिराग पासवान फिर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, तो उस बैठक में बाकायदे प्रस्ताव पास करके कहा गया कि भाई वो निर्णय सही निर्णय था कि बिहार में
आप 135 से अधिक सीट पर जो अकेले चुनाव लड़े, उससे पार्टी के जनाधार को मजबूती मिला है। तो चिराग पासवान अपनी पार्टी का विस्तार करने में सफल रहे और उनकी ताकत, ये जो गठबंधन के सहयोगी है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, इनसे काफी अधिक है चिराग पासवान। क्योंकि चिराग पासवान अपने को एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर चुके हैं, 3 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज जीतन राम मांझी जिस उम्र के जिस पड़ाव पर है, वो बहुत लंबा अब उनका राजनीतिक जीवन बचा नहीं है। क्योंकि एक उम्र की सीमा होती है, उसके बाद काम करने की शक्ति घटती है। आपने देखा होगा कि विनय जी, ये सारी बात सच है, लेकिन मेरी सोच एक तरफ और जा रही है। दरअसल अभी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का स्टेटमेंट है और उनसे पूछा गया कि क्या एनडीए में सहमत का खेल चल रहा है, तो वो कहते हैं एनडीए में सहमत का खेल तो चल रहा है, लेकिन वजीर तय है। और वजीर कौन है? तो नीतीश कुमार, डॉक्टर संजय नीतीश कुमार वजीर हैं। ये बात चिराग पासवान पिछली बार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर इस बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यही बात जीतन राम मांझी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर यह सहमत का खेल चल कैसे रहा है? ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है डॉक्टर संजय कि चिराग पासवान की कई एक्टिविटीज ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि अति महत्वाकांक्षा उनको जो गठबंधन की सीमा है उसको पार ले जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, और कोई ना कोई एनडीए का बड़ा घटक दल चिराग पासवान को कुछ कहलवाना होता है तो मांझी जी का इस्तेमाल करता है। क्या ये मतलब निकाला जाए इसका? बात कहना चाहूंगा कि विनीत जी से ज्यादा अच्छा डिफेंड लोजपा रामविलास पासवान जी के चिराग पासवान को विनय जी करते हैं। बड़ा बेहतर तरीके से पृष्ठभूमि बताते हुए, वर्तमान को समझाते हुए। ये जो जेडीयू क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिराग पासवान की जो ताकत है और जो मांझी जी की ताकत है, क्या एनडीए गठबंधन के लोगों को दोनों की ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? सीट शेयरिंग वहीं से होनी है, और जब सीट शेयरिंग वहीं होनी है तो दोनों घटक दल हैं, लेकिन दोनों घटक दल आपस में ही एक दूसरे के ऊपर तीर कमान लेकर के खड़े रहते हैं। वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत फायदे में ये लोग रहेंगे। ठीक है, चिराग पासवान युवा है, इसमें कहाँ दो मत है। महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो सीटें हैं, उसी सीट में ना आपकी हिस्सेदारी बनती है या मांझी जी की बनती है। अब मांझी जी तो कभी कभी बैकफुट पर आ जाते हैं, वो तो बोलने लगते हैं कि भाई हमें क्या है, हमें तो जो सीटें दे दी जाएगी हम उसी पर चुनाव लड़ लेंगे। हाँ, मैं चाहूंगा कि मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाए, कट साइज नहीं किया जाए, लेकिन चिराग पासवान तो अपने तेवर में रहते हैं। वो शाहबाद की सभा देख लीजिए या नालंदा की सभा देख लीजिए, और अरुण भारती जी का ट्वीट देख लीजिए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं से जिसको कहते हैं ना कि एक पोस्चरिंग करना, वो पोस्चरिंग कर रहे हैं कि भाई देखिए हमारी ताकत को आप समझिए, और अगर हमारी ताकत को आप नहीं समझिएगा तो फिर मैं वही निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। हालांकि ये गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, हमेशा ये बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी ने भी जब इनसे सिवान की सभा में कहा कि अरे भाई आपको तो बहुत आगे जाना है, आप जो हैं वो क्यों बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, जो बाद में आकर के कि मेरी पार्टी चाहती है ऐसा। तो चिराग पासवान और चिराग पासवान की ताकत है, इस सच्चाई को स्वीकार करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी जी की भी ताकत को हम लोग अनुभव और उम्र के पड़ाव को छोड़ दिया जाए। ऐसे भी अगर देखा जाए, मान लिया जाए कि जो दोनों दलित समाज से हैं, दलित समाज के दोनों बड़े चेहरे हैं, एस्टेब्लिश चेहरे हैं, लेकिन थोड़ा टीजिंग अंदाज में कभी किसी को कोई बोलिएगा कोई बात, तो उधर से तो प्रतिक्रिया आएगी और लगेगा कि देखिए ये हमको चिढ़ाने जैसी बात बोल रहे हैं कि आप तो भाग जाने वाले हैं। चिराग पासवान
भागने वाले नहीं है। मैं छोटा घटनाक्रम का जिक्र कर देता हूं, विनय जी सहमत होंगे। जो 29 विधायक 2005 के फरवरी में थे, क्या ये सारे विधायक रह गए थे लोजपा के साथ? क्या 18 विधायक तो भाग खड़े हुए थे जब ये कहा गया कि भाई हम उनको देंगे नहीं, इनको देंगे, मुस्लिम वोटर को हम बनाएंगे। तो ये 18 विधायक कहाँ चले गए थे, किनके साथ चले गए? और उसके बाद 29 विधायकों की संख्या के बाद जो ग्राफ गिरते गया इनका जीतने का, लड़ने का छोड़ दीजिए, जीतने का, तो 2020 का चुनाव हुआ, उसमें लोजपा मात्र 1 सीट जीत पाई और वो भी चले गए, जेडीयू में चले गए राजकुमार सिंह, जो मटिहानी से जीते। तो मैं मानता हूं कि राजनीति में अपने हिस्से की मांग जरूर मजबूती से कीजिए, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर को ऐसी बात मत बोलिए जिससे वो भी बिफर पड़े और कहें कि हम क्यों हैं। नहीं, ठीक है, ये बात सही है। देखिए, डिफरेंसेस तो कोटा विद इन कोटा में भी नजर आया था, और जीतन राम मांझी जो कह रहे थे कि दलितों में भी जो जाति पिछड़ गई है, भाई उसको आगे आने का मौका दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। चिराग पासवान पहली बार थे एनडीए में, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन करने उतरे थे सड़कों पर, तो वो किसके साथ थे? महागठबंधन के साथ थे। तो चिराग पासवान का कुछ रवैया तो यह साबित करता है कि अपने रास्ते पे चलते हुए चिराग पासवान कई बार गठबंधन धर्म को क्रॉस करना चाह रहे हैं, उसका पालन नहीं करना चाह रहे हैं। इस तरह की भी तो मैसेजिंग होती है, इस बात से कैसे कोई इनकार कर सकता है? और इसीलिए मैं डॉक्टर विनीत सिंह आपसे पूछता हूं, ये पुरानी कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे। इस तरह की बात तो होती है ना नंदलाल मांझी जी, घर फूटे गंवार लूटे। आप आपस में वाक युद्ध करिएगा तो लोग आपसे सवाल करेंगे ही कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहते हैं कि आप एनडीए में एक पार्टी के तौर पर कितनी सीटों की अपेक्षा रखते हैं? जी जी, देखिए, हम एनडीए में रहकर कहीं न कहीं एक सम्मानजनक सीट चाहते हैं। नहीं, सम्मानजनक का मतलब क्या है? सम्मानजनक का मतलब क्या है? जैसे देखिए, ये जो चीजें आप पूछ रहे हैं वो रोड पर तय नहीं होती है। हम लोग एनडीए के पार्ट है, एनडीए में घटक दल है, 5 दल हैं, और 5 दलों के शीर्ष नेतृत्व जब बैठते हैं तो सभी का सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण, कई बिंदु हैं, उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही किसी तरह का कोई निर्णय लिया जाता है। इसलिए इसको आप चलते फिरते आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ हम 10 सीट पर लड़ेंगे, 20 सीट पर लड़ेंगे, 40 सीट पर लड़ेंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती है जो सम्मानजनक है, मानक है, कुछ तय होती है, उसके बाद ही कोई जो बातें हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। और ये जो बात आप पूछ रहे हैं वो बात बिल्कुल एनडीए के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, तब जब एक साथ बैठेंगे, सभी सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण पर विचार विमर्श करने के बाद ही सीटें तय की जाती है कि हाँ, जिनकी जहाँ जितनी मजबूत स्थिति है वहां पर उनकी भूमिका मैंने तय की जाएगी। इसमें किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने बोला है कि भाई हमारा जो जनाधार बढ़ा है, हमारी पार्टी के लोग जो है कहीं न कहीं धीरे धीरे संगठन तेजी से बढ़ रहा है, तो भागीदारी भी आगे सुनिश्चित होनी चाहिए। और अगर जितना अधिक से अधिक हमारे दल को सीट मिलेगा, कहीं न कहीं एनडीए को हम लोग और पूरी ताकत के साथ हम लोग मजबूती उसको प्रदान करेंगे, और कहीं न कहीं जो नीतीश जी का नेतृत्व है उसको हम लोग और मजबूत करेंगे। चलिए, डॉक्टर विनीत सिंह भी हैं। विनीत सिंह, मैं सीधा पूछना चाहूंगा, गठबंधन में एक घटक दल के तौर पर आपकी अपेक्षा क्या है? कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं आप लोग? डॉक्टर विनीत सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विनीत सिंह का नेटवर्क का इशू है शायद, इसीलिए मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। विनय जी, अगर सीधे शब्दों में बात किया जाए तो एनडीए गठबंधन में एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की पार्टी कितने सीटों की हकदार है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कितने सीटों की हकदार है? और लड़ाई तो इसी वजह से है ना। तो अगर हम सीट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कितनी सीटें मिल सकती है, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है संजय जी जो कह रहे थे, तो संजय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और हम लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं।
हम लोगों के चीजों का वो विश्लेषण कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को तो जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ता है ना कि चिराग पासवान की क्या ताकत है। कोई चिराग पासवान की जो ताकत है उसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं, जो दिखाई पड़ता है जहां घूमने में। अरे तो आप बताते हैं, वो विश्लेषण कर देते हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? अगर उसका भी विश्लेषण नहीं होगा तो फिर डिबेट कैसे होगा? तो सबसे बड़ी बात है, देखिए हम तो आपको बार बार ये कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग चीजें तय, अब उसमें 19-20 जो हो, 1-2 सीटें प्लस माइनस जो हो, लेकिन चीजें तय कि एक लोकसभा सीट आरएलपी को उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला, एक लोकसभा सीट जीतन राम मांझी को मिला, 5 लोकसभा, अगर 6 का पैमाना मानिए तो 30 सीटें चिराग पासवान का बनता है, 6 सीट इन लोगों का बनता है। अब उसमें कुछ प्लस माइनस होगा, जैसे जीतन राम मांझी भी पिछली बार 7 सीट पर लड़े थे, हो सकता है 2 सीट और मिले उनको, कुछ हो सकता है एमएलसी की बात हो जाए, क्योंकि उनके पुत्र एमएलसी हैं, उनका टर्म अगली बार पूरा होगा, बीच में फिर उनको एमएलसी बनना होगा, तो हो सकता है उसके लिए भी बात हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा का टर्म पूरा होगा अगले साल, तो उनके लिए वो एक राज्यसभा की सीट, उनको जो विधानसभा सीट मिलेगा प्लस एक राज्यसभा की सीट मिल सकती है। तो इसी तरह से फॉर्मूला तय होगा। और चिराग पासवान के 30 है तो उनका नेचुरल दावा बनता है, अब उसी में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कमोबेश यही परिस्थिति रहेगी। हाँ, इसमें ये देखना पड़ेगा कि इनको क्या थोड़ा सा सब लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी चाहते हैं। अब पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या जीतन राम मांझी की पार्टी या चिराग पासवान की पार्टी का विस्तार हुआ है, फैला हुआ है, लाखों कार्यकर्ता जुड़े हैं इन पार्टियों के साथ, तो उनका भी एक है कि हम चुनाव लड़ें। तो इसलिए अभी तो ये मामला चलेगा ही, अभी ये लोग दावेदारी करेंगे ही, लेकिन ये लोग ये भी समझते हैं कि चुनाव जीतने के लिए गठबंधन की राजनीति जरूरी है। अकेले हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, बिना गठबंधन का हमारा वो परफॉर्मेंस नहीं रह पाएगा, तो इसलिए ये गठबंधन की राजनीति में लड़ेंगे और थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है उसको खत्म करके 19-20 करके जब टेबल पर अमित शाह बैठेंगे, आपको मालूम है बिहार चुनाव को अमित शाह खुद देख रहे हैं और अमित शाह की भी इच्छा है कि इस बार बिहार में कमल भी खिले तो और एनडीए का मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा नहीं होगा। 19-20 जो हम लोग तय के सोचते हैं मन में, जो दिमाग में आता है कि 100-101 के आसपास बीजेपी और जदयू लड़ेगा, बाकी 43 सीटों में से यही तीनों के बीच बंटवारा होगा, इसी आसपास बंटवारा होगा। डॉक्टर संजय, सहमत हैं आप? जरा फिर से विनय जी की बातों का विश्लेषण कर दीजिए। लोकसभा के हिसाब से बता रहे हैं कि चूंकि चिराग पासवान जी के 5 सांसद हैं, तो अगर एक सांसद के जिम्मे 6 विधानसभा की सीटें हैं तो 30 की दावेदारी बनती है, और चूंकि इनके एक सांसद हैं तो 6-6 की बात ये कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में प्रिडिक्शन तो बिल्कुल कोई कर ही सकता है। क्या चिराग पासवान प्रिडिक्शन करिए, लेकिन आप विनय जी की बातों का विश्लेषण कर देते हैं। नहीं, विनय जी की बात का विश्लेषण तो मैं कर ही रहा हूं। मैंने वो लोकसभा की सीटों के हिसाब से वो बता रहे हैं। मुझे जो लगता है कि कुछ सीटें एकोमोडेट करने के लिए भी रखा जाता है कि अगर मुकेश सहनी एन वक्त पर नाराज होकर के इस खेमे में आ गए, कोई और लोग हैं जो इस पाले में अगर आने के लिए एनडीए खेमे में आ जाएंगे, तो उनके लिए भी स्पेस बचा करके रखा जाता है। मुझे लगता है कि नहीं, उन्होंने ठीक ही कहा है कि 25 से 30 के बीच में चिराग पासवान जी को सीटें दे करके उनको मनाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, गठबंधन में सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और चिराग पासवान हमारे समझ से मान जाएंगे। मांझी जी तो कह ही रहे हैं, पहले भी कहे हैं कि भाई हमें जो सीटें मिल जाएगी हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। तो जब आप संतुष्ट हो जाइएगा, तो पिछली बार 7 सीटें मिली थी, इस बार हो सकता है कि इनके जिम्मे 10 सीटें आ जाए या 9 सीटें आ जाए, यही हो सकता है ना। और बची हुई सीटें जो 7-8 सीटें नहीं, पर डॉक्टर संजय ये बता दीजिए कि किसी के इशारे पे चिराग को घेरा जा रहा है क्या?
क्योंकि चिराग कई बार कहते हैं बिहार से लड़ेंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे, तो कोई इशारा कर रहा है क्या? क्योंकि एक दलित नेता दूसरे दलित नेता को घेर रहा है। मांझी जी ट्रस्टेड एलाई हैं, चिराग यंग है, उनकी महत्वाकांक्षा है। कई बार ऐसा मैसेजिंग होता है कि वो प्रशांत किशोर के भी साथ जा सकते हैं और दलों के साथ जा सकते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि चिराग के रवैये को देख करके एनडीए का कोई घटक दल या एनडीए का बड़ा नेता मांझी जी को आगे कर देता है और चिराग को सवालों के घेरे में लेता है? राजनीति में तो डिप्लोमेसी होती ही है ना, लेकिन राजनीति में ट्रस्टेड जैसी कोई चीजें नहीं होती है। पशुपति कुमार पारस भी बहुत ट्रस्टेड थे और वो एनडीए के साथ ईमानदारी से खड़े थे। बिहार में भी नीतीश कुमार जी के साथ खड़े थे। आज पारस जी कहाँ है? उस वफादारी का क्या पारस जी को कौन सा इनाम मिल गया? पारस जी, चूंकि लगा कि पारस जी की अब ताकत नहीं है तो पारस जी किनारे हो गए। आज अगर चिराग पासवान की ताकत है तो चिराग पासवान को महत्व दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि मांझी जी से बीच बीच में चिराग पासवान पर अटैक कराया जाता है ताकि वो ओवर एम्बिशियस न हो, वो इतना बड़ा डिमांड न कर दे जो एनडीए कर ही नहीं पाए। इसको लेकर के मांझी जी को पैरेलली, मैं तो पहले कहा है कि मांझी जी से कराया जाता है, कभी कभी बयान दिलवाया जाता है और राजनीति में ये सब चीजें चलते रहती हैं। नहीं, राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं, पर मैं डॉक्टर विनीत सिंह आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? लंबे समय से मैं सवाल करना चाह रहा हूं पर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पंकज जी, बिल्कुल आप लाउड एंड क्लियर है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एनडीए इसलिए अनसेटल हो रहा है क्योंकि आपके नेता कह देते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, और जब आपके नेता चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो एक मैसेज जाता है कि क्या आपके नेता मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। फिर दूसरा मैसेज जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके क्या आपके नेता दल बदल भी सकते हैं, क्या दूसरी तरफ बार्गेन भी कर सकते हैं। कई तरह के क्वेश्चंस उठने लगते हैं और फिर आपके नेता के जो बयान आते हैं कि मैं बिहार के लिए लड़ूंगा, बिहार से लड़ूंगा, तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। आखिरकार दो बात बता दीजिए, समय की कमी है, आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे? पंकज जी, एक बात ये जान लें, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि जितनी सीटों पर चुनाव लड़े उस निर्णय लेना है कहां से हमारी दावेदारी मजबूत है और कहां से हम जीत सकते हैं। तो दावेदारी हम प्रस्तुत करेंगे जब सर्वदलीय बैठक होगी। मुझे लगता है कि हमें सम्मान वहां मिलेगा। दूसरी बात, चिराग पासवान जी अगर कहते हैं कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है वो कोई नई बात तो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने कई राज्यों में ये एक्सपेरिमेंट किया है। अब छत्तीसगढ़ को देख ले, राजस्थान को देख ले, जहां पे केंद्रीय मंत्रियों को राज्य के विधानसभा को चुनाव लड़ाया गया है और उससे उनको फायदा भी हुआ है। हाँ, आशय एक ही है कि जिससे गठबंधन और हमारी पार्टी को फायदा होगा, निर्णय वही लिया जाएगा। अगर इस निर्णय से चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी और गठबंधन को फायदा होता है, चिराग पासवान जी जरूर चुनाव चलिए, तो कहीं ना कहीं एलजेपीआर ने एक बात बड़ा साफ कर दिया कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया है, बीजेपी बिहार में भी वैसा एक्सपेरिमेंट कर सकती है, क्योंकि चिराग पासवान को वैकेंसी दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान को लग रहा है कि नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। हाँ ठीक है, कई राज्यों में बीजेपी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, पर बीजेपी ने अपनी पार्टी के नेताओं को उतारा है। बीजेपी चिराग पासवान को क्यों उतारेगी? क्या चिराग पासवान की ये अपेक्षा कहीं हद से ज्यादा तो नहीं है? और पॉलिटिक्स में क्या कोई बैठे बिठाए खैरात बांटता है क्या? ऐसे कई सवाल हैं। और बीजेपी ऐसा करेगी क्या? क्योंकि लंबे समय से बीजेपी बिहार में ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है। क्यों हो रहा है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में तकरार? किसके इशारे पे जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर हमले करते हैं?
और चिराग पासवान का कौन सा स्टेटमेंट निकलता है जो एनडीए को अनसेटल करता है। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की, आपको बताने का प्रयास किया कि आखिरकार एनडीए में क्या कुछ चल रहा है और इस तकरार का मतलब क्या है, सीटों की संख्या, इस तकरार का मतलब क्या है, चिराग पासवान लड़ेंगे तो क्या सीएम की कुर्सी पर उनकी नज़र है, और इस तकरार का मतलब क्या है कि जीतन राम मांझी अपने जनाधार को चिराग पासवान से कम नहीं समझते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो हमने आपके सामने रखी। डॉक्टर संजय, विनय कुमार जी, नंदलाल मांझी जी और डॉक्टर विनीत सिंह, आप तमाम मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।